हेलो एवरीवन। 16 जुलाई के न्यूज़ डे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 बड़े टॉपिक हैं उसको डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा कुछ संक्षिप्तियाँ भी हैं, छोटे टॉपिक्स हैं और एक सुर्खियों में रहे स्थल में इजराइल का आज नाम है, इजराइल को देखेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका जो एमएसएमई के लिए योजनाओं का अभिसरण। तो एमएसएमई क्षेत्र में जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है, इस क्षेत्र में जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि योजनाओं को कैसे समेकित करना, अभिसरण करने की आवश्यकता है ताकि उसका जो परिणाम है अच्छा आ सके। आपको ये गवर्नेंस में भी इम्पोर्टेंट है प्लस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। याद रखना है एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा में प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछ सकता है, मेंस में नहीं पूछता है। और आपको इसमें योजनाओं का समेकन आपको गवर्नेंस में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष। स्टार्टअप इंडिया पहल जो आपको इकोनॉमी में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसमें जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया क्या है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कोई भी स्कीम जब 10 वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है, 20 वर्ष होता है, 25 वर्ष होता है, तो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, इसमें स्टार्टअप इंडिया पहल में आपको विश्लेषण है, कुछ डेटा है जो मेंस में आप उस डेटा को यूज करके अपने आंसर राइटिंग को और मजबूत या फिर वैल्यू एडिशन कर सकते हो। भारत में पूंजी बाजार अगला टॉपिक है। सीधे आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स भी नहीं, कुछ डेफिनेशंस जैसे पूंजी बाजार क्या है, प्राथमिक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ क्या है, ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं पूछेगा नहीं। अगला है भारत का डीपीआई और राष्ट्रमंडल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। ये जो राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से नहीं, क्या है राष्ट्रमंडल देश, 56 देश हैं, ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है। सब देश का नाम नहीं पूछेगा लेकिन राष्ट्रमंडल का कॉन्सेप्ट क्या है प्रीलिम्स में पूछ सकता है आईआर में। लेकिन डीपीआई जो है ये आपका इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आगे मेंस में पूछ सकता है महत्व, उसका क्या चुनौतियां हैं, ये सब आपको तैयार करना है। और लास्ट में नोबेल शांति पुरस्कार, जो मैं आज सबसे पहले बढ़ाऊंगा नोबेल शांति पुरस्कार, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से वेनेजुएला की जो विपक्षी पार्टी की जो नेता हैं जिनको 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उन्होंने अपने पदक को ट्रंप महोदय को दे दिया। तो ये जो एक हास्यास्पद जो बात चल रहा है अभी, और ट्रंप को आपको पता है कि नोबेल प्राइज चाहिए, तो वो आपको नोबेल शांति पुरस्कार मेंस में कहीं नहीं पूछेगा। ये है क्या, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में अब तक कितने लोगों को और कब कब और किसे किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। 3 लोगों को मिला है, कौन कौन है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बड़े टॉपिक पे पहले चलते हैं। चलिए आज के पहले टॉपिक पे, बड़े टॉपिक में पहले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज 5 बड़े टॉपिक हैं, उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब काफ़ी चर्चा में है, वो टॉपिक वो है नोबेल शांति पुरस्कार। वो क्यों चर्चा में है? आपको पता है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप महोदय बार बार ये कहते हैं कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, और उसके लिए वो हमेशा क्लेम करते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध समाप्त करवाए हैं। तो वो सब आप पढ़ते रहते हैं। तो उसमें जो वेनेजुएला में है, वो जाके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने उठवाया अमेरिकी फौज के द्वारा, और वहाँ की जो विपक्षी नेता जो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक संघर्ष कर रही थी, उसको 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो उस विपक्षी नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक हस्तांतरित करने की सहमति प्रकट की है। अब ये क्यों किया गया? हो सकता है कि ट्रंप महोदय को खुश करने के लिए किया गया हो, है ना? तो उन्होंने कहा कि ये शांति पुरस्कार ट्रंप महोदय को मिलना चाहिए, और ट्रंप जी भी उससे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। तो आपसे ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो टॉपिक है याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कहीं भी मेंस में इसका रोल नहीं है।
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो विपक्षी नेता का नाम मारिया कोरिना मचाडे। मारिया कोरिना मचाडे काफी चर्चा में है, विपक्षी नेता हैं। इन्होंने काफी लोकतांत्रिक संघर्ष किए हैं वेनेजुएला में, लोकतांत्रिक अधिकार, लोगों के मानवाधिकार के लिए, और इन पे काफी प्रताड़ना भी की गई थी। तो उसी संघर्ष को लेकर इनको 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार और उसका जो इन्होंने कहा कि ट्रम्प महोदय को मैं देती हूँ, तो इसका चर्चा आ गया कि क्या ऐसे दिया जा सकता है, क्या ये हस्तांतरण किया जा सकता है क्या। तो उसी पे हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले नोबेल शांति पुरस्कार हर साल दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन शांति पुरस्कार मिलता है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता है। आपको वो लिस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात कि नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट है, क्योंकि हर साल दुनिया की नज़र इस पे होता है। बहुत ही दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। सभी किसी भी देश के व्यक्ति को मिलता है तो काफ़ी गरिमा की बात, गर्व की बात होती है। तो यह पुरस्कार, शांति पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की, तो उन्हीं की वसीयत में ये दिया गया है कि उसको दिया जाए शांति पुरस्कार जो राष्ट्रों के बीच बंधुत्व, अस्थायी सेना का उन्मूलन या कमी और शांति सम्मेलन के आयोजन और प्रचार में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो, अच्छा काम किया हो। 1901 से इसको नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा इसको दिया जाता है। नॉर्वे की अल्फ्रेड नोबेल भी नॉर्वे के रहने वाले थे, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति इसको 1901 ईस्वी से देता है। मानदंड 2000 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदल गया, जिसमें चार मुख्य क्षेत्र बताए गए कि वो हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में योगदान दिया हो, वो शांति वार्ता में अच्छा योगदान दिया हो, लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए संघर्ष किया हो या योगदान दिया हो, या फिर शांतिपूर्ण विश्व निर्मित करने के लिए बेहतर संगठित प्रयास किया हो। और 21वीं सदी मतलब 2000 ईस्वी के बाद इसमें एक चीज़ और शामिल कर दिया गया कि जो मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन है और पर्यावरण का जो क्षरण है, उसको सुधारने के लिए, उसके नुकसान को सीमित करने के लिए किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने प्रयास किया है, तो उसको भी नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। ध्यान रखिए कि नोबेल शांति पुरस्कार सिर्फ किसी व्यक्ति को ही नहीं मिलता है, बहुत बार संस्था को भी मिलता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट जो है, ये सब फैक्ट काफी आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुरस्कार की संरचना क्या होती है, तो इसमें एक पदक मिलता है, एक सनद मिलता है और एक चेक मिलता है। चेक 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का होता है। स्वीडिश क्राउन स्वीडन जो आपको करेंसी है। उसके बाद पदक की जो बनावट होती है 18 कैरेट सोने का होता है, जिसका वजन 196 ग्राम और व्यास 6.6 सेंटीमीटर होता है। इस तरह के डिटेलिंग वाले फैक्ट नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि एक पदक, एक सनद और एक चेक मिलता है। भारत में क्या विजेता रहा है शांति पुरस्कार का? बिल्कुल, अब तक 3 विजेता रहे हैं शांति पुरस्कार के। जो सबसे पहले मदर टेरेसा रही है 1979 में, मदर टेरेसा। उसके बाद कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए जो उनके योगदान हैं उसके संदर्भ में दिया गया। एग्जैक्ट 10 साल बाद, उससे आपको याद भी रहेगा, 1989 में 14वें दलाई लामा आज भी जो तिब्बत से भारत की ओर शरण लिए थे, भारत आए थे नेहरू के टाइम पे, है ना, आज भी जिंदा हैं। तो उनको 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उसके बाद 2014 में पूरा 25 सालों के बाद, 25 वर्ष के बाद कैलाश सत्यार्थी को मिला, जो बाल श्रम उन्मूलन में बच्चों के लिए उन्होंने
कमाल का काम किया है बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से, उसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। 2014 में मिला, उसी साल उनको साथ में मलाला यूसुफजई को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जो आपको याद होगा। इसमें क्या पुरस्कार या पदक को हस्तांतरण किया जा सकता है? तो जो पुरस्कार है उसमें बोला गया है कि एक बार अनाउंस होने के बाद ना तो उसे रद्द किया जा सकता है, ना तो उसको समाप्त किया जा सकता है, ना तो उसको किसी और को साझा किया जा सकता है, ना तो किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। लेकिन जो पदक है इसमें मिलता है, वो पदक, जो सम्मान और उपाधि तो गैर हस्तांतरणीय है, लेकिन जो भौतिक पदक, जो मेडल मिल रहा है सोने का 18 कैरेट का, वो किसी को उपहार स्वरूप दिया जा सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस पदक की नीलामी करवाते हैं कि कोई चैरिटी को दे सके, किसी अच्छे काम के लिए दे सके। जैसे कि दिमित्री मुराटोव को मिला था शांति पुरस्कार, उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध के शरणार्थियों की सहायता के लिए उसको नीलामी कराया, जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नीलाम हुआ था। वो पैसा जो शरणार्थियों की सहायता के लिए उन्होंने डोनेट किया था। तो आप पदक को उपहार स्वरूप जरूर दे सकते हैं, आप पदक की नीलामी कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपको सम्मान मिला है, वो जो आपको पुरस्कार मिला है, उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है। तो ये जो विपक्षी नेता हैं जिनको शांति पुरस्कार मिला था, उन्होंने पदक दिया है, तो ट्रम्प महोदय उसी में खुश हैं। काफी चर्चा का विषय है इसको, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको चुना। लेकिन प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट आ गया कि भारत में कितने व्यक्ति को अभी तक नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो आप अभी पढ़ चुके हैं तीन व्यक्ति को, पहला 1979, दूसरा 1989, 10 साल का अंतर। उसके बाद 25 साल के अंतर पे 2014 में आपको किसको मिला? कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डीपीआई कहते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के साथ साझा करने की तैयारी कर रहा है। प्रीलिम्स में आ जाता है कि सर ये राष्ट्रमंडल देश क्या है, आईआर में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में आ सकता है कि सर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मेंस में इकोनॉमी में सवाल बन सकता है, डीपीआई और उसके महत्व, उसकी चुनौतियों पे सवाल बन सकता है मेंस में। ठीक है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पहले हम लोग राष्ट्रमंडल देश समझ जाएं। जब मुझे जहां तक याद है 1920 के आसपास ही, देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जो है, उसका जो साम्राज्य था दुनिया में हर कोने में था। कहा भी जाता है कि कभी वहाँ सूर्यास्त नहीं होता है साम्राज्य में, यूनाइटेड किंगडम के, ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य में। तो बहुत बड़ा उपनिवेश था। आज उससे तो जब वो उपनिवेश पहले भी जब थे, बहुत सारे देशों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी। मतलब अर्ध स्वतंत्रता मिली हुई थी, अर्ध स्वायत्तता मिली हुई थी। जैसे कनाडा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ये सब क्या है, आज भी इन सब जगह। मजेदार बात यहाँ पे ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब आप शासन व्यवस्था की बात करते हो, जब सरकार कैसी है, सरकार दो प्रकार की, लोकतांत्रिक देश में जो सरकार है दो प्रकार की होती है। एक राष्ट्रपति प्रणाली सरकार, दूसरा संसदीय प्रणाली सरकार। लोकतांत्रिक देश की बात कर रहा हूं। एक राष्ट्रपति प्रणाली सरकार, दूसरा संसदीय प्रणाली सरकार।
ये जो राष्ट्रपति प्रणाली सरकार है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें डी ज्यूरे और डी फैक्टो मतलब नाम मात्र का और वास्तविक एक ही राष्ट्र प्रमुख होता है। तो एक ही राष्ट्र प्रमुख होता है, जैसे ट्रंप महोदय हो गए, एक ही राष्ट्र प्रमुख। कोई नाम मात्र का राष्ट्र प्रमुख नहीं है, कोई वास्तविक राष्ट्र प्रमुख नहीं है, दोनों एक ही है, मतलब डी ज्यूरे और डी फैक्टो एक ही राष्ट्र प्रमुख है, उसी के पास सारी शक्तियां हैं। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। दूसरा कॉन्सेप्ट है संसदीय प्रणाली, जिसमें एक राष्ट्र प्रमुख होता है डी ज्यूरे नाम मात्र का, जैसे कि आपको यूनाइटेड किंगडम में है राजा हो गया या रानी हो गया, और दूसरा वास्तविक राष्ट्र प्रमुख होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो भारत में भी संसदीय प्रणाली है, ऑस्ट्रेलिया में भी संसदीय प्रणाली है, न्यूजीलैंड में भी संसदीय प्रणाली है, कनाडा में भी संसदीय प्रणाली है। भारत में ये राजा की जगह वास्तविक राष्ट्र, जो नाम मात्र का राष्ट्र प्रमुख है, ऑन पेपर राष्ट्र प्रमुख है, वो कौन है? राष्ट्रपति। वो कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वास्तविक है। अब जरा सोचो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी ऑस्ट्रेलिया में संसदीय प्रणाली थी और आज भी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब जो देश हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख उस देश के अंदर नहीं है। सब लोग अपना नाम मात्र का प्रमुख किसको मानते हैं? यूनाइटेड किंगडम के किंग या क्वीन को अपना राजा रानी मांगते हैं। तो ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब अपना प्रमुख मानते हैं उसको। तो पहले इन डोमिनियन स्टेटस इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस वाले देश, अर्ध स्वतंत्र, कायदे से पूरा अब संप्रभु देश हैं, लेकिन पहले उनको थोड़ी कम शक्ति थी। तो इनका मीटिंग लिया करता था राष्ट्रमंडल के नाम पे। कौन? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के नाम पे आपको यूनाइटेड किंगडम, जो उसके साम्राज्य थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां आते थे, मीटिंग लिया करता था। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये और प्रमुख हो गया। यूनाइटेड किंगडम से सभी देश आजाद हो गए, संप्रभु हो गए। यूनाइटेड किंगडम अपना सॉफ्ट पावर बनाने के लिए राष्ट्रमंडल देशों का समूह बनाया, ताकि ये वो देश एक साथ आए, उनकी नीतियां मिला जुला के एक जैसा हो, ताकि यूनाइटेड किंगडम को थोड़ी बढ़त हासिल हो सके। इसके बदले में यूनाइटेड किंगडम इन सब देशों को कुछ न कुछ सहायता करती है, इन सब देशों को कुछ न कुछ हेल्प करती है, चाहे फंड से हो, तकनीक से हो, या किसी अन्य माध्यम, किसी अन्य सुविधा के माध्यम से हो। जैसे वीजा में कुछ सहायता करती है, मतलब आसान शर्तों पे वीजा देती है। तो भारत भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि भारत भी पहले उपनिवेश था। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर, राष्ट्रमंडल देश में शामिल हो गए तो क्या भारत की संप्रभुता समाप्त हो गई? नहीं। उसका कारण है कि ये हमारा निर्णय है, एज ए कंट्री, एज ए देश, ये हमारा निर्णय है कि हम राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होते हैं या नहीं। कल को मन ना करे तो हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से निकल जाएं, राष्ट्रमंडल देश से निकल जाएं। इसी राष्ट्रमंडल देशों का आपको खेल प्रतियोगिता भी होता है, जिसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हो, 2010 में भारत में हुआ था। तो आपको ये समझ में आ गया। आज भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब अपना नाम मात्र का प्रमुख किसको मानता है? यूनाइटेड किंगडम के किंग या क्वीन को। ये राष्ट्रमंडल जो देश हैं, आज उसमें 56 स्वतंत्र देश है। इसकी कुल आबादी 2.7 बिलियन है। भारत इसमें 4 बार मेजबानी कर चुका है CSPOC का। अब ये CSPOC क्या है? ये इन देशों में, 56 देशों में जो विधायिकाएं हैं, जो कानून बनाने वाली संस्था है, जैसे भारत में संसद है, इन विधायिकाओं का प्रमुख पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है। यह आपको सांसदों, संसद के अध्यक्षों या स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है। CSPOC प्रीलिम्स में पूछ सकता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में। ठीक है, तो भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, अब काम की बात पे आते हैं।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अगर आप बोलेंगे ऐसे कि सर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो रोड आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेल आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एयरपोर्ट आपके हो गए, जो भौतिक आपको दिखता है सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बस स्टैंड हो गया, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, ये सब आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भौतिक रूप से आपको दिखता है। लेकिन 2000 ईस्वी के बाद डिजिटल क्रांति धीरे धीरे पूरे विश्व में आया, भारत में भी आया। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया कि है तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के खर्चों से बना है, क्या काम कर रहा है, जो आप यहाँ भौतिक रूप से उसको नहीं देख पा रहे हो, लेकिन सरकारी काम, लोगों की सेवाएं देने में वो हेल्प कर रहा है, तो इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, डीपीआई। यह साझा, सुरक्षित और अंतरचालनीय डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है। यह मुक्त मानकों पर आधारित है। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत में क्या बोलते हैं, इंडिया स्टैक। प्रीलिम्स में पूछ सकता है इंडिया स्टैक क्या है। इंडिया स्टैक में 3 स्तर है। पहला स्तर है कि लोगों की पहचान अच्छे से हो सके, जैसे आधार के माध्यम से डिजिटली पहचान हो जाती है, फिंगरप्रिंट डाल दिए या ओटीपी आता है, आप व्यक्ति का पहचान अच्छे से हो जाता है। भुगतान के स्तर पे भाई पहले किसी को पैसा देना है तो बैंक में गए, उसका अकाउंट लिए, वहाँ ट्रांसफर, वो फॉर्म भरा, वहाँ ट्रांसफर हुआ, काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। अब मोबाइल से यूपीआई से आप आराम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी डिजिटल भुगतान के स्तर पे। उसके बाद डेटा शेयरिंग के स्तर पे जो सुरक्षित और सहमति आधारित डेटा साझाकरण, उसके लिए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है। तो ये 3 स्तर पे इंडिया स्टैक काम करता है। ये सब आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या है, आप ये चीज आम दिन में आप देख ही रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभावी लोक सेवा वितरण। जितना जो लोक सेवा था, जैसे कि पहले पेंशन देना है, अब डायरेक्ट आपको आधार के हेल्प से पेंशन आ जाता है। जैम ट्रिनिटी करा के जनधन, आधार और मोबाइल को लिंक करके आपको सिलेंडर गैस सब्सिडी आ जाता है। खाद आपको लेना है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पीडीएस से अनाज लेना है तो वहाँ पे आप अंगूठा लगाते हो और वहाँ पे स्कैन करके आपको मिल जाता है। इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार कम होता है, लीकेज कम होता है, और सबसे बड़ी बात है कि एफिशिएंसी बढ़ती है। तो अभी तक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से 5 लाख करोड़ के जीएमबी सकल पण्य मूल्य, मतलब जो वस्तुओं का मूल्य जो ट्रांसफर किया गया वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का किया गया। भुगतान क्रांति, आज जो हम यूपीआई से भुगतान करते हैं उसकी क्रांति आई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन पेमेंट जो यूपीआई से मोबाइल करते हो, नंबर में इंडिया नंबर 1 है। नंबर में, अमाउंट में नहीं, किसमें, नंबर में। भारत के 85% डिजिटल भुगतान आज यूपीआई से हो रहे हैं, और विश्व में लगभग 50% वास्तविक समय डिजिटल भुगतान जो नंबर में, संख्या में, वो भारत से हो रहा है। एक क्रांति है। भाषाई बाधाओं को दूर करना, भाषिनी इसके लिए बनाया गया है। भारत के लिए भाषा इंटरफेस 35 प्लस भारतीय भाषाओं और 1600 से ज़्यादा एआई मॉडल्स को एकीकृत करके 18 भाषाओं को समर्थन करता है। आप तुरंत रियल टाइम में अनुवाद कर सकते हो। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि भाषिनी क्या है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाषिनी क्या है। उसके बाद ई गवर्नेंस में सहायता किया है। जो आपका गवर्नेंस सब्जेक्ट पर हो गए जीएस पेपर 2 में, उस गवर्नेंस में ई गवर्नेंस एक टॉपिक है। इसके डिफरेंट मॉडल है ना। जो ई गवर्नेंस एक टॉपिक है, वहाँ तक कि आपको आगे एथिक्स में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से गवर्नेंस का पार्ट है। तो इस ई गवर्नेंस में जब एग्जाम्पल आप लिखोगे जीएस पेपर 2 में, वहाँ पे उमंग ऐप का एग्जाम्पल लिख सकते हो, जहाँ 23 भाषाओं में आपको 2300 से अधिक सेवाएं प्रदान की जाती है,
और लगभग 8 करोड़ से अधिक जो यूजर्स हैं इसमें रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। ये सब फैक्ट कभी प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। ये जरूर पूछ सकता है कि उमंग क्या है, उमंग ऐप क्या है, ये आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं पूछेगा। मेंस में आप आंसर राइटिंग में इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में है कि ई गवर्नेंस के डिफरेंट मॉडल्स, उनके लिमिटेशंस, है ना, तो उसमें आप लिख सकते हो। यही नहीं, यह सॉफ्ट पावर कूटनीति भी देता है दुनिया में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत अग्रणी है, तो इसको दूसरे देश को सेवा देके अपना सॉफ्ट पावर बढ़ा सकता है, तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारतीय डीपीआई की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने के लिए क्या क्या और पहल किया गया है? एक तो इंडिया स्टैक ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है, दूसरा ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी, और तीसरा आपको इंडिया स्टैक साझा करने के लिए विभिन्न एमओयू साइन किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है किसके लिए? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? जो 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता किया, उसके दौरान भारत ने एक पहल की। G20 जो सदस्य देश हैं, उसके अतिथि देश हैं, उसमें अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव साझा करने के लिए ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी बनाने का प्रारंभ किया। इससे ये हुआ कि भाई प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है कि शायद 25 में पूछा भी है या 24 में पूछा है ना, कि G20 का जो भारत अध्यक्षता कर रहा था उसमें कौन सा पहल शुरू किया? ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी। ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया स्टैक ग्लोबल है, इसका उद्देश्य भारतीय डीपीआई की सफलता को वैश्विक समुदाय के साथ साझा करना। तो ये सब डीपीआई के लिए विभिन्न पहल है। भारत ने विभिन्न जो छोटे देश, अविकसित देश के साथ अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव साझा कर रहा है, उसको टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहा है। जैसे आर्मेनिया हो गया, सीरिया लियोन हो गया, सूरीनाम हो गया, इन सबको हेल्प कर रहा है। ये भी बता दूं, यहाँ नहीं दिया गया है कि जो यूपीआई है, अभी किस किस देश में वो यूपीआई उसको अलाउ किया है। जैसे यूएई में अलाउ किया है, सिंगापुर में है, श्रीलंका में है, नेपाल और भूटान में है। तो ये यूपीआई अब कम से कम 5-6 देशों के साथ भारत समझौता किया है। प्रीलिम्स में वहां से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना पर रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। ये जीएस पेपर 2 में फिर से गवर्नेंस टॉपिक है, मतलब सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में टॉपिक का नाम है सरकारी नीतियों और विकास के लिए हस्तक्षेप, उन नीतियों का क्रियान्वयन, उन क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां। ये सब गवर्नेंस का पहला चैप्टर है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं सिलेबस को रच जाना है। आपको हंसी लगेगा, एक बच्चा मेरे पास आया, बोला कि सर प्रीलिम्स की तैयारी करा दीजिए, मेंस का तो मैं पूरा एकदम तैयारी कर चुका हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा नोट्स मैंने रिवाइज कर लिया है, सब कुछ याद है। हमने अच्छा ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि जीएस पेपर 2 में बस ये बता दो, मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैंने उसको कहा कि आप ये मत समझना, मैं आपको सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी नहीं हुई है मेंस की, आपको पता भी नहीं है किस लेवल पे पहुंचना है। तो नहीं सर मैंने कर लिया। मतलब ठीक है, बताओ जीएस पेपर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? तो बोला पॉलिटी सर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। बोला इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या है? मतलब इंटरनेशनल रिलेशन है। बोला हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में, इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में है, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में है। दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब वो सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पा रहा है, कहाँ से मेंस की तैयारी हुई। फिर मुझे कहता है कि सर नहीं नहीं वो गलती से निकल गया, मुझे याद है। मतलब ठीक है, ये बताओ गवर्नेंस का सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? तो बोले सर
ऐसे कैसे बता दें? तुम एक काम करो, पैसा लेके बता दो। ऐसे क्या मतलब? बोला नहीं सर, ऐसे कोई याद थोड़ी नहीं रखता है। हम बोले आपको वर्ड बाय वर्ड याद तो नहीं होना चाहिए, कम से कम क्या थीम है उस चैप्टर का नाम तो पता होना चाहिए भाई, है ना? तो लोग इतना मतलब जितने बच्चे तैयारी करते हैं, 4 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, उनको सिलेबस तक याद नहीं होता है। कहाँ से यूपीएससी निकाल पाओगे? तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नेंस सिलेबस का है, तो जाके आप झाँकिए, जाके सिलेबस में देखिए। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हाथ से सिलेबस आपको लिखने की आवश्यकता है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस हाथ से लिखो। हाथ से लिखने से दिमाग प्रोसेस करता है, सीखने की क्षमता बढ़ेगी, याद ज़्यादा होगा सिलेबस। अगर सिलेबस याद नहीं है तो पीवाईक्यू नहीं समझ पाओगे। अगर सिलेबस याद नहीं है तो न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ोगे, समझ नहीं पाओगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। अगर सिलेबस याद नहीं है तो मेंस में जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, उसमें छाँट नहीं पाओगे कि जो लोग आपको क्वेश्चन देते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। अगर सिलेबस याद नहीं होगा, तो जितना यूट्यूब चैनल पे आप देखते हो, अनलिमिटेड वीडियो देखते हो, लगभग क्रिंज वीडियो देखते हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो सब फर्जी में टाइम बर्बाद करोगे। ठीक है? तो सिलेबस और पीवाईक्यू यही रामबाण है यूपीएससी निकालने का। और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो सीधी बात है कि जो टॉपर्स हैं क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट बना लो। क्या टॉपर्स बोलते हैं सिलेबस याद होना चाहिए? बिल्कुल। क्या टॉपर्स बोलते हैं कि वो पीवाईक्यू रगड़ के किए हैं? बिल्कुल। क्या टॉपर्स बोलते हैं उन्होंने खूब अच्छे से मॉक लगाया? बिल्कुल। क्या टॉपर्स बोलते हैं कि उन्होंने द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस रगड़ के पढ़ा? बिल्कुल। यही तो चेकलिस्ट है। ठीक है? तो सिलेबस देखिए कि कहाँ है। तो यहाँ पे एमएसएमई क्षेत्र के जो सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए सरकार योजनाएं चलाती हैं। तो उन योजनाओं का अभिसरण करना, उन योजनाओं को तार्किक बनाना, एक साथ लाने के संदर्भ में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही पूछेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है मेंस में आपसे पूछेगा। इसकी आवश्यकता क्यों है अभिसरण का? क्या होता है कि एमएसएमई मंत्रालय है, वो 18 योजना चला रही है और उन योजनाओं में बहुत सारे घटक आपस में मिलते जुलते हैं। ये सरकार के लिए भी बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। ये बच्चों ये आपको जो लाभार्थी हैं उनके लिए भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रन करती है उसके लिए भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। इसीलिए जो एमएसएमई क्षेत्र के जो स्कीम्स हैं, यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम हर क्षेत्र में है भारत में, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि एक ही जैसा स्कीम अलग-अलग मंत्रालय चला रही है। यहाँ तो एक ही मंत्रालय बहुत सारा स्कीम चला रही है, वो भी बहुत सारे घटक उसमें मिलते-जुलते हैं। तो इसका समाधान, इसमें समस्या बताया है कि काफ़ी उसमें उनके उद्देश्य मिलते-जुलते हैं। ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच इनका क्रियान्वयन भी खंडित है, सही से एकीकृत रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। समाधान इसमें बोला है कि संसाधनों का या परिणामों का अच्छे से बेहतर रूपांतरण करने के लिए या फिर आपको लाभार्थी तक अच्छे से स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए, उनके बीच भ्रम को कम करने के लिए इन योजनाओं को जहां तक हो सकता है समेकित करने की आवश्यकता है, एकीकृत करने की आवश्यकता है, उनके विखंडन को समाप्त करने की आवश्यकता है, उनके अभिसरण करने की आवश्यकता है। जिन योजनाओं में समानता है उसको साथ में मिला दो। तो इसमें नीति आयोग ने 2 तरह के 2 डायमेंशनल सुझाव दिया। एक तो बोला कि जो केंद्र और राज्य स्तर पे जो इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं, देखो अभी इन्फॉर्मेशन का युग है। केंद्र सरकार स्कीम चला रही है, वैसा ही बहुत सारे एमएसएमई क्षेत्र के संदर्भ में राज्य सरकार भी स्कीम चला रहा है। तो वो जो आपको डेटा मिल रहा है ग्राउंड से, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ-जहाँ मैं कीवर्ड लिखता जाऊँ, बोलता जाऊँ, कहीं न कहीं नोट करना, है ना? कोई डायरी बना लो कीवर्ड के लिए। तो सेंटर और स्टेट दोनों से डेटा जा रहा है एमएसएमई के क्षेत्र में। अब ये स्टेट का जो डेटा है, सेंटर, अभी क्या होता है कि स्टेट का डेटा का सेंटर को कोई मतलब नहीं है और सेंटर के डेटा का स्टेट को कोई मतलब नहीं है। जबकि एक ही लाभार्थी के लिए 2 डेटा हो गए।
अगर इन डेटा को, इन इंफॉर्मेशंस को एक साथ एकीकृत किया जाए और इसको, इन डेटा को, चाहे वो सेंटर का डेटा हो या स्टेट का डेटा हो, इनको एकीकृत किया जाए, समेकित किया जाए, एआई के माध्यम से इसको विश्लेषण किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप काफी आगे आ चुका है, सरकार आराम से इसका यूज कर सकती है। एआई के माध्यम से इसका विश्लेषण किया जाए, इसको और भी जो नई नई मॉडर्न तकनीक है जिसके कारण से आपको विभिन्न प्रकार के लाभार्थी के डेटा का सेग्रीगेट एआई के माध्यम से कर सकते हो, तो आपको क्या होगा, एक अच्छी गुणवत्ता वाली डेटा, गुड क्वालिटी वाली डेटा मिल जाएगी। गुड क्वालिटी डेटा मिल गई। अब क्या है, जब आपको डेटा मिल गया तो उस डेटा के आधार पे आप अपने नीति निर्माण को सुधार सकते हो, अपने नीति निर्माण में जो कमियां हैं उसको सुधार सकते हो। तो इसी को बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आगे मैं बोलने जा रहा हूं, जरा इसको जरूर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना। साक्ष्य आधारित, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है गवर्नेंस में, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। जब तक मेरे पास साक्ष्य या डेटा या सूचना या इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा तो नीति निर्माण कैसे गुणवत्तापूर्ण होगा। तो सेंटर और स्टेट दोनों जगह आपको जो डेटा मिल रहा है उसको क्या कीजिए, उसको एकीकृत कीजिए, प्रोसेस करके एकीकृत कीजिए। ये कीवर्ड कहीं ना कहीं लिख लीजिए। उसके बाद अलग अलग एक कोई स्कीम लागू करना, भले ही नोडल मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय है लेकिन उसको लागू करने में बहुत सारे मंत्रालय शामिल होते हैं। तो विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग के बीच जो विखंडन है उस स्कीम को लागू करने के लिए, उसकी प्रक्रिया कोई और फॉलो कुछ और कर रहा है, कोई और कुछ और फॉलो कर रहा है, तो उसके प्रक्रिया को एकीकृत करना, समान योजनाओं का विलय करना, साझा घटकों को जोड़ना, विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना, और आज के समय में आराम से किया जा सकता है जहां डिजिटल क्रांति आ चुकी है। इसके लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, एकीकृत एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे आप देखिए यहाँ पे जब डेटा के संबंध में आप देखिएगा तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करती है, उसके डेटा को एकीकृत करती है। 16 केंद्रीय मंत्रालय का कितना शानदार एग्जाम्पल है। जब योजना के संदर्भ में देखिएगा तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र की योजना विज्ञान धारा एक योजना है जिसमें 3 व्यापक घटकों को कवर किया गया है और उसको एकीकृत किया गया है। मैं कहीं आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल में ये सब देने से आपको नंबर मिलता है। जानते हैं आप, एक चीज और बताऊं, आप ये समझिए कि अगर एक पेपर में 20 सवाल आता है, पॉइंट्स 2 आदमी लगभग अच्छा लिखा है, 2 स्टूडेंट लगभग अच्छा लिखा है, किसी ने हर डायमेंशन में एग्जाम्पल दिया है, तो उस क्वेश्चन में उसको 1 नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, मात्र 0.5 नंबर ज्यादा मिलेगा। सुनने में लगता है कि सर इसको तो 5 आ रहा था या 4 आ रहा था, इसको 4.5 आ रहा है, आधा नंबर ही तो ज्यादा है। लेकिन जब ये रेप्लिकेट 20 सवालों में होता है तो 10 नंबर का फर्क होता है, 4 पेपर में होता है तो 40 नंबर का फर्क होता है। हो सकता है कि जिसने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, अलग अलग डायमेंशन में अच्छे से एग्जाम्पल नहीं लिखा है, उसको 400 नंबर आ रहा हो तो आपको 440 नंबर आएगा, उसको 350 आ रहा है तो आपको 390 या 400 नंबर आएगा। 40 नंबर बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कीवर्ड और एग्जाम्पल पे फोकस करना है। ठीक है,
इसमें कैसे इन योजनाओं को अभिसरण किया जाए, उसके लिए क्या क्या सिफारिशें की गई है। क्लस्टर विकास योजनाओं का अभिसरण, जो विभिन्न प्रकार के आपको पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान योजना का, जैसे इसमें एग्जाम्पल के साथ बोला गया है कि जो पारंपरिक उद्योग के पुनरुत्थान करने के लिए जो योजना है उसको सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के साथ अभिसरण कर दिया जाए, उसके साथ जोड़ दिया जाए, उसी में समाहित कर दिया जाए। उसी प्रकार से कौशल विकास कार्यक्रम है, अलग अलग मंत्रालय या फिर राज्य सरकार अलग अलग कौशल विकास के लिए योजना बनाती है, उसको जोड़ दिया जाए। डिजिटल एकीकरण किया जाए, जहां पे एआई संचालित केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, है ना। तो ये सब इसमें बताया गया है, सुझाव दिया गया है। अब आता है आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग किसको सूक्ष्म बोलते हैं, किसको लघु बोलते हैं, किसको मध्यम बोलते हैं, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एमएसएमईज जो है, इसके संबंध में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 पारित किए गए, जिसके अनुसार निवेश और टर्नओवर के आधार पे आपको ये सूक्ष्म में, लघु में और मध्यम उद्यम में इसको वर्गीकृत किया गया। अभी देखेंगे एमएसएमई सेक्टर भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा आपको ये रोजगार मुहैया कराता है। ये 62% कार्यबल को रोजगार मुहैया, कृषि क्षेत्र के बाद जो बचा हुआ कार्यबल है उसमें 62% का कार्यबल को एमएसएमई सेक्टर ही रोजगार देती है। देश के निर्यात में 45% का योगदान है, और यही नहीं, हमारे जीडीपी में ये 30% का योगदान देती है। मामूली बात नहीं है, 30% का योगदान एमएसएमई सेक्टर देती है। अब इसका अच्छा, ये जो डेटा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये डेटा जब एमएसएमई सेक्टर पे आएगा तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन आपको अलग से कर लेना है। आंसर में एमएसएमई सेक्टर के महत्व को जब बताना है तो ये डेटा देना है। प्रीलिम्स में ये नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में अब यहां पूछेगा कि सूक्ष्म उद्यम किसको कहते हैं। 2.5 करोड़ रुपए तक का जिस उद्यम में निवेश हो वो सूक्ष्म में आता है, लघु में 25 करोड़ और मध्यम में 125 करोड़। 2.5 करोड़ इसको 10 गुना किया और यहां 5 गुना किया। याद करने का तरीका, जब वार्षिक टर्नओवर में देखते हैं तो 10 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर हो, उसके बाद 10 करोड़ रुपए तक का, ये मध्यम में, सॉरी लघु में 100 करोड़ रुपए तक का, 100 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर हो, और लघु लास्ट में मध्यम है उसमें 500 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर हो। तो यहाँ भी आप आराम से कर लीजिए 10 गुना और यहाँ पे 5 गुना, यहाँ भी 10 गुना और यहाँ पे 5 गुना। आपको एक भी 2.5 करोड़ याद है, इधर 10 करोड़ याद है, गेम बन जाएगा। ध्यान रखिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2.5 जब सूक्ष्म का याद हो गया, 2.5 करोड़ निवेश के संदर्भ में, वार्षिक टर्नओवर के संदर्भ में 10 करोड़ याद हो गया, तब तो याद हो गया भैया। जब सूक्ष्म में 2.5 करोड़ है तो उसका 10 गुना हो जाएगा 25 करोड़, फिर 5 गुना हो गया 125 करोड़। जब इसका वार्षिक टर्नओवर में 100 करोड़ है तो उसका 10 गुना हो जाएगा आपका लघु में, और 5 गुना उसको कर देंगे तो 500 करोड़ हो गया मध्यम में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, यूपीएससी अभी जो सवाल दे रहा है उसमें 2-3 स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें से एक स्टेटमेंट बैकग्राउंड पे दे रहा है, एक स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट पे दे रहा है, एक स्टेटमेंट करेंट अफेयर पे दे रहा है। तो आपको बैकग्राउंड पे भी नजर अब रखना है, बैकग्राउंड पे भी नजर रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, सेबी के अध्यक्ष के अनुसार आईपीओ की संख्या में भारत विश्व में अग्रणी है। यहां समझेंगे कि भैया ये आईपीओ क्या है, तो भारत के पूंजी बाजार को भी यहाँ पे देखेंगे। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है,
तो भारत में आईपीओ के संदर्भ में कुछ डेटा आया कि आईपीओ की संख्या के संदर्भ में विश्व में अग्रणीय है भारत। आईपीओ के मूल्य के मामले में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें पूंजी बाजार केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। कुल आईपीओ 300 चालू वित्त वर्ष के 9 महीने में ही 311 कंपनियों का आईपीओ आया। जब ये बाजार पूंजीकरण देखेंगे, जो आईपीओज हैं वो जीडीपी के तुलना में 130% आपका इसका वैल्यू है। जब इसका कुल कितना मूल्य जुटाया है आईपीओ के माध्यम से, तो रुपए के टर्म में 1.7 ट्रिलियन रुपीस जुटाया है। क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ना प्रीलिम्स में ना मेंस में आपसे सवाल पूछेगा। क्यों दे दिया गया? अब जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। अब तो सर ये टॉपिक आप दिए क्यों? क्योंकि इसलिए दिए क्योंकि आईपीओ पूछ सकता है आपसे कि आईपीओ क्या है। कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपना, जैसे मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, 400-500 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अब मुझे और बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मुझे और पैसा चाहिए। या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बैंक के पास जाऊं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि आम किसी चौराहे पे खड़े होके और पब्लिक को बोलूँ कि देखो देखो मैंने एक कंपनी बनाई है, मुझे इतना पैसा चाहिए, आप मेरे कंपनी में मुझे पैसा दीजिए, उसके बदले में मैं अपने कंपनी का कुछ आपको स्टेक दूंगा। लेकिन आम चौराहे पे मेरी बात कौन सुनेगा? तो इसलिए शेयर मार्केट आता है। मैं वहां पे शेयर मार्केट में जाऊंगा और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार ऑफर कर रहा है, पहली बार अपना स्टेक बेच रहा है, उसको बोलते हैं आईपीओ, है ना। तो शेयर मार्केट में जाके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगा। पब्लिक, अच्छा इसमें सेबी नियमन करता है, तो वो सेबी के डिफरेंट रेगुलेशन के अंतर्गत ही वो ऑफर करेगा और पब्लिक उसमें पहला पहला उसका शेयर खरीदेगा, उसी को आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ कुछ नहीं है, शेयर ही है जो पहली बार कंपनी ऑफर करती है। तो यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर बेचकर इक्विटी पूंजी जुटाती है। ये सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली, जैसे ही जनता ने उसमें इन्वेस्ट किया, सारी जनता को जो भी उसमें इन्वेस्ट किया है, एक शेयर, 5 शेयर, 100 शेयर, 2 शेयर मिल गया। अब ये प्राइवेट कंपनी नहीं बचेगा, पब्लिक कंपनी हो जाएगा, क्योंकि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसे प्राथमिक पूंजी बाजार के तहत जारी किया जाता है। यह बाजार नई प्रतिभूतियों को से संबंधित है। ये देखिए, बाजार जो है पूंजी बाजार 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। जो आईपीओ है, जो पहली बार शेयर जारी कर रहा है, तो वो प्राथमिक पूंजी बाजार में जारी की जाती है। उसमें आम जनता भी, खुदरा व्यापारी भी खरीद सकता है, बैंक भी खरीद सकता है, कोई विदेशी निवेशक भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। और फिर वो जब उसी शेयर को दोबारा बेचा जाता है, तो वो द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार क्या है कि ये उन सुविधाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से लंबी अवधि के लिए फंड जुटाए जाते हैं। आप अपना शेयर या स्टेक बेच के लंबी अवधि के लिए फंड जुटाते हैं। इस पूंजी बाजार को प्राथमिक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार में बांटा गया है। जो मैंने आपको बताया वही चीज है, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? तो वित्तीय संस्थान, बैंक, कॉर्पोरेट संस्थाएं, विदेशी निवेशक, जनता, सामान्य, खुदरा निवेशक, तो सब शामिल हो सकते हैं। इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर आदि के माध्यम से ये डिफरेंट उपकरण है जो आपको इकोनॉमी में पढ़ना है, फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। तो इस उपकरणों के माध्यम से पूंजी जुटाया जाता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये इंपॉर्टेंट है, सेबी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, 1988 में इसको स्थापित किया गया और 1992 में इसको एक कानून बना के, सेबी अधिनियम बना के इसको वैधानिक दर्जा 1992 में दे दिया गया। ऋणदाता रेटिंग एजेंसियों की स्थापना, उसके बाद ये भी जैसे क्रिसिल है, ये 1988 में बनाया गया।
इसका काम क्या है कि जो इसका और रेटिंग करना, किसी भी कंपनी की रेटिंग करना, ताकि जो लोग खरीद रहे हैं इसको, उनको समझ में आ जाए कि भैया मतलब ये कंपनी कितनी विश्वसनीय है, क्या इसका फायदा हो सकता है मुझे भविष्य में इसके शेयर का। उसके अलावा जो निक्षेप सेवाएं हैं, जैसे एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, ये सब जो शेयर का शेयर जो है उसको डिजिटलीकरण करता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तित करता है। और एक कॉन्सेप्ट होता है रोलिंग सेटलमेंट, इसका हिंदी बड़ा कंफ्यूजिंग है। हिंदी में इसको बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट को चल निपटान, चल निपटान बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश टर्म इकोनॉमी में पता होना बहुत जरूरी है। चल निपटान मतलब रोलिंग सेटलमेंट, जैसे मैंने आज शेयर खरीदा तो आज ही मुझे उसका पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा मिलने में 2-3 दिन लग जाता है, उसी को रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। हाँ, उस 2-3 दिन में शेयर ऊपर नीचे हुआ है उसका कोई मतलब नहीं, जितने वैल्यू पे मैंने बेचा है उसी वैल्यू का पैसा मुझे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मिलता है। तो टी मतलब ट्रेडिंग दिवस और एन मतलब ट्रेडिंग दिवस के बाद के दिनों की संख्या। तो अब ये T+3 दिवस में आपको पैसा मिल जाता है, यही रोलिंग सेटलमेंट कहलाता है। प्रीलिम्स के हिसाब से रोलिंग सेटलमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के कभी भी मेंस में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रोलिंग सेटलमेंट टर्म को समझना, उसका कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए। 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था, बड़ा हल्ला था, बड़ा शानदार कार्यक्रम था। ये 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। ये डेट भी इसलिए इम्पोर्टेंट है, आज 16 जनवरी है, ये डेट भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 16 जनवरी को शुरू किया गया और इसी 16 जनवरी को अब क्या मनाते हैं, स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ये स्टार्टअप ये स्टार्टअप योजना क्यों शुरू किया गया था, ये पहल क्यों शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया, ताकि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सके, लोगों में उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोत्साहन मिल सके, वो सुविधाएं दी जाएं। जो विभिन्न प्रकार की भौतिक प्रॉब्लम या फिर विनियामकी प्रॉब्लम आता है, जिसमें आपको नया कंपनी खोलना या उसको बंद करने में दिक्कत होता है, स्टार्टअप खोलने में दिक्कत आती है, चाहे वो निवेश का समस्या हो, चाहे पेटेंट की समस्या हो, चाहे नई तकनीक को अपनाने की समस्या हो, इन सब संदर्भ में एक इकोसिस्टम बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को। आज 10 वर्ष इसके पूरे हो गए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, और उस मंत्रालय में भी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT, स्टार्टअप इंडिया ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई IIT से काफी स्टार्टअप्स होते हैं, तो DPIIT इसका नोडल विभाग है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसमें 3 इसकी उपलब्धियां रही हैं। इसके 3 जो आपको माफ कीजिएगा 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक तो सरलीकरण करना, जो स्टार्टअप शुरू करना, उसको चलाने की प्रक्रिया है उसको सरलीकृत किया गया। जो विभिन्न प्रकार की रेगुलेटरी बॉडी है और उसके रेगुलेटरी नियम हैं उसको सरलीकृत किया गया। इसके अलावा वित्त पोषण, इनको कर छूट या सीड फंड देना, तो ये सब किया गया ताकि उनको आसानी से वित्त मिल सके, आसान शर्तों पे मिल सके। उसके अलावा मार्ग पोर्टल जैसे ऐसी बनाई गई पोर्टल जहां से उनको विभिन्न प्रकार की सहायता, चाहे वो साझेदारी हो या उद्वन हो, इसकी सहायता मिल सके। जब इसकी उपलब्धियों 10 साल में आप उपलब्धियों को देखेंगे तो अभी स्टार्टअप में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन के उभरा है। पिछले 10 सालों में जो DPIIT विभाग के अंतर्गत जो पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं वो 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। और सबसे मज़ेदार बात है
कि 120 प्लस यूनिकॉर्न्स बने हैं। ये यूनिकॉर्न्स का मतलब उस स्टार्टअप का वैल्यू जो है $1 बिलियन, डॉलर 1 बिलियन से ज्यादा, मतलब 8,100 या 9,000 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन है, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। $1 बिलियन से ज्यादा का वैल्यूएशन है, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ऐसे पिछले 10 सालों में 120 प्लस से ज्यादा स्टार्टअप्स आए हैं और इन स्टार्टअप्स में पिछले 10 सालों में 21 लाख से ज्यादा का रोजगार सृजन हुआ है, जो एक बहुत शानदार काम हुआ है। ये सब इसकी उपलब्धियां हैं। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि 45% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या फिर स्टेक होल्डर में शामिल है। या और जो 50 जितने स्टार्टअप्स हैं उसमें 50% स्टार्टअप्स या तो टीयर 2 या टीयर 3 शहर में है। टीयर 1 का मतलब जैसे मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सब टीयर 1 है। हैदराबाद टीयर 1 है। लेकिन जब टीयर 2 आप बोलेंगे तो पटना, लखनऊ, भोपाल, ये सब टीयर 2 हैं। और जब टीयर 3 बोलेंगे तो और भी जो छोटे जो आपके शहर हैं, जैसे कि बरेली हो गया, जैसे कि आपको संत नगर हो गया, है ना, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, ये सब टीयर 3 शहर में आते हैं। तो जितने स्टार्टअप्स हैं उसका 50% टीयर 2 या टीयर 3 शहर में है। जो बड़ी बात है, इससे क्या होता है कि आर्थिक रूप से ये शहर भी डेवलप होते हैं और इसी को आर्थिक गतिशीलता नाम दिया जाता है। इसके लिए अन्य योजनाएं जैसे अटल इनोवेशन मिशन, कल मैंने बताया था, कल की क्लास में आपको ये भी करना है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंतर्गत ये चलाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस अगली पीढ़ी को नवाचारी स्टार्टअप्स के लिए सहायता करता है। जेनेसिस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। निधि क्या है? नवाचारों के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल है। और एस्पायर, कल मैंने बताया था, ये नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए एस्पायर योजना है। प्रीलिम्स में सीधे पूछ देता है कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है, एस्पायर क्या है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है जेनेसिस क्या है। तो ये सब टर्म आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपके जो भी बड़े टॉपिक थे समाप्त होते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो संक्षिप्तियां हैं उसको देखते हैं। संक्षिप्तियों में एक न्यूज है कि यू परिषद और यू आयोग, इनके जो अध्यक्ष हैं, हमारे देश में जो 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, 77th, उसके मुख्य अतिथि रहेंगे। तो इस बार किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं। यू आयोग और यू काउंसिल के आपको या परिषद के अध्यक्ष आ रहे हैं। सबसे पहले ईयू आयोग, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ आयोग क्या है? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। सॉरी, पहले देख लें यूरोपीय संघ परिषद। तो 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय परिषद के रूप में, प्रीलिम्स, अच्छा मेंस में कहीं नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके रूप में स्थापना हुई थी। इसका भूमिका क्या है कि यूरोपीय यूनियन की सदस्य सरकारों की जो अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करना, यू के कानूनों को अपनाना, उसको लागू करना, नीतियों को समन्वय करना, यूरोपीय यूनियन काउंसिल का काम है। इसके प्रत्येक यूरोपीय यूनियन देश के जो सरकारी मंत्री हैं देश का, वो इसका एक सदस्य होता है। इसकी अध्यक्षता 6 महीने पे रोटेटिंग बेसिस पे बारी बारी से जो सदस्य देश हैं वो होते हैं। इसका जो अवस्थिति है, जो इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर, तो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। इसी प्रकार से जो यूरोपीय संघ आयोग, ये भी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कानून का इसका काम है कानून का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, उन्हें लागू करने और नीतियों और यूरोपीय संघ के बजट को क्रियान्वित करना। एक प्रकार से आपको विधायिका की तरह काम करती है। उसके बाद इसमें यूरोपियन यूनियन के प्रत्येक देश से एक सदस्य होते हैं। इसका स्थान हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं,
आपको आवधिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण दिसंबर 2025 के लिए पीएलएफएस के मासिक बुलेटिन में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई। ये सब उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन करती है? आपको सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ दोनों मिलके करती है। ये कौन कौन सा डेटा देती है? श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल, इसका परिभाषा आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्ति का प्रतिशत है। वो श्रम बल, इसमें या तो वो काम कर सकते हैं या कार्य की तलाश में लगे हुए लोग हैं या कार्य करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं। सिर्फ वो नहीं जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य की तलाश कर रहे हैं वो भी श्रम बल भागीदारी दर में आ जाएगा। लेकिन कामगार जनसंख्या अनुपात ये कुल आबादी में नियोजित व्यक्ति के प्रतिशत के रूप में है, जो बेरोजगार हैं उसमें नहीं है, इसमें बेरोजगार भी शामिल होंगे। जो बेरोजगारी दर है वो श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में आपको बेरोजगारी दर आता है। और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, जब ये सर्वे किया जाता है तो सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। जिस दिन सर्वेक्षण हो रहा है उससे 7 दिन पहले का आपको जो डेट इसमें रेफरेंस में लिया जाता है। लेकिन ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उमनिया पहल, उमनिया पहल नाम से लग रहा है वुमन, है ना? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने उमनिया पहल के 7 वर्ष पूरे होने का आपको उत्सव मनाया गया। इसमें जो इसके उमनिया पहल है क्या कि सरकारी खरीद जो होती है उसमें महिला उद्यमी या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का भागीदारी बढ़ाने के लिए ये पहल शुरू किया गया था। इसमें बिचौलियों को समाप्त करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया ताकि सीधे जो महिलाएं हैं या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला उद्यमी है, सरकारी खरीद में हिस्सा ले सके। क्या इसकी उपलब्धि रही है? तो 14 जनवरी 2026 तक इसका आंकड़ा आया कि 2 लाख से ज़्यादा जो महिला एमएसएमई है इससे इसके पोर्टल से जुड़ा हुआ है। 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकारी खरीद में जो ऑर्डर हुए हैं वो महिलाओं को गए हैं और कुल जो ऑर्डर हुए हैं उसका 4.7% महिला उद्यमी को या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला है। सुनने में ये बड़ा कम लगता है भी कम, है ना? जिसकी आबादी 50% है महिलाओं की, वो सरकारी खरीद में हिस्सेदारी मात्र 4.7% है। तो लेकिन शुरुआत तो है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में कहीं नहीं पूछेगा कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मॉरिशस स्थित टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल द्वारा फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी बेची गई। उस बेचने से जो पूंजीगत लाभ हुआ उसको भारतीय प्राधिकरणों द्वारा क्या कहा गया कि इस पे टैक्स लगेगा। तो ये लोग सीधे आए कि भाई मॉरिशस की कंपनी है, भारत में टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि भारत और मॉरिशस के बीच में ये कर समझौता हो चुका है कि दोहरा कर नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के आधार पर मिलने वाले लाभ के दावों के आधार पर आपका टैक्स छूट नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा निर्णय है। अब इसमें देखिए इस निर्णय में कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है। या किसी देश के कर प्राधिकरण जो टैक्स एजेंसी है उसके द्वारा एक आधिकारिक दस्तावेज दिया जाता है कंपनियों को, जो ये प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति या संस्था या कंपनी एक निश्चित वर्ष में उस देश का कर निवासी है, टैक्स रेसिडेंट है। मतलब उस देश में वो उस साल टैक्स देगा, टैक्स रेसिडेंट है। इसकी प्रासंगिकता क्या है कि निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय जो एनआरआईज हैं, सीमा पार लेन देन में शामिल व्यवसायों के लिए
प्रासंगिक है। ऐसा ना हो कि भाई कोई आदमी अमेरिका में काम कर रहा है और भारत में भी टैक्स देना पड़े, अमेरिका में भी, तो अमेरिकी गवर्नमेंट, अमेरिकी जो टैक्स प्राधिकरण है वो सर्टिफिकेट देगी कि ये अमेरिका का टैक्स रेसिडेंट है, तो इस साल अमेरिका में टैक्स देगा। ये डीटीए के तहत डीटीएए के तहत लाभ मिलता है। दोहरा कराधान परिहार समझौता भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है, ताकि जब एक किसी व्यक्ति या संस्था को ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो उसको उस देश के अलावा भारत में भी, मतलब जब यहाँ भारत की बात हो रही है, टैक्स देना ना पड़े। इसका उद्देश्य है कि दोहरे कराधान से बचना। तो इस निर्णय के बाद काफ़ी जो लोग टैक्स हेवन, मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन में जाते थे ताकि उनको भारत में टैक्स ना देना पड़े और मॉरिशस में नगण्य टैक्स दे के वो बच जाएं, तो ये बड़ा निर्णय है उन कंपनी या व्यक्तियों के लिए। अब है कोलोकेशन और डार्क फाइबर। सेबी ने कोलोकेशन तथा डार्क फाइबर मामलों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निपटान आवेदनों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग क्या है? जो ब्रोकर्स हैं शेयर मार्केट में, उनको स्टॉक एक्सचेंज परिसर में ही सर्वर स्थापित करने की सुविधा दी जाती है ताकि उनको जल्दी मालूम चल सके कि क्या शेयर का भाव ऊपर नीचे हो रहा है, ताकि जो ब्रोकर्स हैं और साथ में उसके जुड़े हुए लोग हैं, दोनों को लाभ प्राप्त हो सके। हाँ, इसके लिए कुछ शुल्क और भुगतान देना पड़ता है। लेकिन जो डार्क फाइबर है, ये डार्क फाइबर, अनलिट फाइबर भी इसको कहा जाता है, ये ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है जिसे बिछाया तो गया है परंतु अब तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। यह किसी भी सक्रिय उपकरण से नहीं जुड़ा होता है। वित्तीय बाजार में इसका उपयोग दो बिंदुओं के बीच उच्च गति से डेटा भेजने के लिए किया जा सकता है। बस आपका इसका बस ये याद रखना है कि डार्क फाइबर क्या है और कोलोकेशन क्या है, दैट्स ऑल। ठीक है। आईएमडी और मिशन मौसम। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंडिया ईयर बुक में हर साल दिया रहता है। वो 4 प्रमुख महानगर में 200 स्वचालित मौसम स्टेशन की तैनाती का अपना 151वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये पहल मिशन मौसम के अनुरूप है। आईएमडी सोचिए 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये काम करती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसका काम क्या है? मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाना और गंभीर मौसम की घटनाओं के विरुद्ध चेतावनी जारी करना। मिशन मौसम क्या है कि ये मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान अनुसंधान सेवा को बढ़ावा देना, और इसको आईएमडी साथ में आईआईटीएम पुणे, ये सब मिलके इसको मिशन मौसम को चलाती है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिशन मौसम नहीं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमडी का स्थापना ईयर किस मंत्रालय के तहत काम करता है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किलादी। किलादी एक कोंडागई अंतर्देशीय झील है जिसके तलछट के विश्लेषण से प्रायद्वीपीय भारत में जो जलवायु रिकॉर्ड है, झील के अंदर जो तलछट है उससे उसमें जलवायु रिकॉर्ड है, उसके विश्लेषण से मालूम चला है कि संगम काल में कैसा जलवायु था। तो ये झील तमिलनाडु के शिवगंगा जिला में स्थित है जो किलादी के निकट है। ठीक है। मदुरै से मात्र 12 किलोमीटर है। संगम काल की एक परिष्कृत नगरीय सभ्यता के प्रमाण भी इससे उजागर हुए हैं। ठीक है। ये सब है, इसमें और भी कुछ आपको प्रमुख नहीं है, बस ये आपसे पूछा जा सकता है कि बिरबल सहनी, माफ कीजिएगा, कोंडागई अंतर्देशीय झील कहाँ पे है? तो किलादी में है, शिवगंगा जिला में, तमिलनाडु में स्थित है। सुर्खियों में इजराइल चर्चा में रहा है जिसकी राजधानी यरूशलेम है। भारत और इजराइल ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए। ठीक है। जो एग्रीकल्चर में सूक्ष्म जो सिंचाई है उसके संदर्भ में भी इजराइल भारत को काफ़ी हेल्प करता रहा है, वो तकनीक देता रहा है। इजराइल आपको दक्षिण पूर्व एशिया में है, ध्यान रखना है, कुछ कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैप में उतना डिटेल में नहीं दिख रहा होगा। इजराइल
इजराइल आपको इस प्रकार से है। इजराइल में आपका पश्चिमी तट पे भूमध्य सागर है। क्या लाल सागर से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, गल्फ ऑफ अकाबा, मैप पे जाके देखिएगा, गल्फ ऑफ अकाबा से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इजराइल के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं? इजराइल के दक्षिण पश्चिम में आपको सिनाई पेनिनसुला मतलब इजिप्ट, इजराइल के पूर्व में जॉर्डन, इजराइल के उत्तर पूर्व में आपको सीरिया, इजराइल के उत्तर में लीबिया, ये सब देश इसको बॉर्डर बनाते हैं। याद रखिए, इजराइल के उत्तर पूर्व में आपको गोलन हाइट्स है जो सीरिया का पार्ट है, लेकिन इजराइल ने उसको 6 डे वॉर में कब्जा किया है, आज तक छोड़ा नहीं है। तो गोलन हाइट्स 2015 में भी प्रीलिम्स में आपसे पूछे गए, अभी भी पूछ सकता है क्योंकि चर्चा में था। इजराइल और लेबनान के बीच में कोई सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ ब्लू कलर के बैरल्स रखे हैं, इसलिए ब्लू लाइन उसको कहते हैं। प्रीलिम्स में पूछेगा कि जो ब्लू लाइन किस दो देश के बीच में सीमा बनाती है, तो इजराइल और लेबनान के बीच में सीमा बनाती है। ये जो मध्य पूर्व है हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा संघर्ष होता रहता है। अभी भी ईरान में संघर्ष चल रहा है, अभी गाजा युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ है। तो हमेशा वहाँ के जो स्थान हैं आपसे पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू जरूर कीजिएगा। इजराइल के चारों तरफ मैपिंग करना है। जॉर्डन रिवर कहाँ है, मृत सागर कहाँ है, वेस्ट बैंक किसको कहते हैं, है ना। इजराइल का पूर्वी क्षेत्र वेस्ट बैंक, जो अभी फिलिस्तीन का क्षेत्र है, वेस्ट बैंक कहलाता है, लेकिन है तो पूर्वी क्षेत्र, लेकिन उसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, पश्चिमी तट, क्योंकि वो जॉर्डन रिवर का पश्चिमी तट है। ये सब चीज देखिएगा, मैपिंग कीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन होगा उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं कल। थैंक यू।